मैंने जो कोर्स कंटेंट डिजाइन किया है केआर में, मैं सिंपली लर्न में भी पढ़ाता हूँ, मैं ग्रेट लर्निंग में भी पढ़ाता हूँ, मैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सारी ट्रेनिंग्स देता हूँ। और आप सब जानते हैं कि वहाँ के कंटेंट में और जो चार्जेस हैं उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने जो कोर्स कंटेंट यहाँ पे डिजाइन किया है, फीस आपको पता है केआर की क्या है। अगर हम इसको फर्दर आगे लेके जाना चाहते हैं तो आगे फर्दर हम और चीजों में मूव कर सकते हैं। बट अगर डेटा साइंस का कोर्स कंटेंट आप देखेंगे तो आप R&D कर सकते हैं। ये कोर्स कंटेंट आपको डेटा साइंस का नहीं मिलेगा कहीं भी। आप देखेंगे वहां पे मैथ्स की, स्टैटिस्टिक की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दे दी जाती हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। लेकिन यहाँ मैं पूरा स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें बेसिक स्टैटिस्टिक भी रहेगा और एडवांस भी रहेगा, जो हमें जरूरत है डेटा साइंस के लिए और मशीन लर्निंग के लिए। पूरा मैथ यानी कि लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी जो हमें जरूरत पड़ती है डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में। यानी कि दोनों मेन चीजें रखी गई हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक। हम सब जानते हैं कि डेटा साइंटिस्ट जो प्रोफाइल है, इससे पहले भी काम होता था, उतना अमाउंट में डेटा नहीं होता था, तो हम चीजों को इजीली प्रोसेस कर पाते थे। और उस टाइम पे भी डिसीजन लेने के लिए जो डेटा पे हम अप्लाई करते थे फॉर्मूलाज, वो सिंपल स्टैटिस्टिक और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अप्लाई करते थे। फिर हमने प्रोग्रामिंग यानी कि कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग को इन्वॉल्व किया और उसी को बड़े स्केल पे ले गए। ये सिंपल चेंजेस हुआ और इस तरीके से डेटा साइंस की प्रोफाइल बनी। तो मैथ और स्टैटिस्टिक, दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग जो हर डेटा साइंटिस्ट को और हर मशीन लर्निंग या आप कहें एआई में जो जाने वाला है या जिसे डेटा एनालिसिस करना है, उस हर किसी को मैथ और स्टैटिस्टिक आना चाहिए। ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसमें थ्योरी भी रहती है और इसमें प्रैक्टिकल भी रहता है। देखो, थ्योरी का मतलब क्या है कि हम कोई एक टॉपिक समझ रहे हैं। मान लो एक सिंपल एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं कि जेट टेस्ट क्या है, ठीक है, या सिंपल हम बात करते हैं कि भाई हम जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जेड स्कोर हम पहले समझेंगे जेड स्कोर है क्या, उसका क्या यूज होता है, फिर बात करेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है। अब बात आती है कि हम उसे प्रोग्रामिंग के थ्रू यानी कि पाइथन के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरेटिकल भी रहता है और प्रैक्टिकल भी रहता है। मैथ्स और स्टैटिस्टिक के बाद में एक टॉपिक आता है हमारे पास में जिसे हम बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। हम सब जानते हैं कि जो डेटा हमारे पास आता है वो तीन रिसोर्सेज से आ सकता है। एक पहला डेटाबेस से, जैसे कि कोई ओरेकल डेटाबेस है, माइस्क्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, कोई भी डेटाबेस। दूसरा फाइल से यानी कि सीएसवी फाइल से, एक्सेल फाइल से, टेक्स्ट फाइल से, जेसन फाइल से, एक्सएमएल फाइल से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल से भी डेटा हमें मिल सकता है। और तीसरा जो डेटा हम एनालाइज करने वाले हैं या जो डेटा पे हम वर्क करने वाले हैं, वो डेटा हमें किसी वेबसाइट पे भी मिल सकता है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो मुझे करंट जो वेदर का डेटा है, जो वेदर कास्टिंग वेबसाइट्स होती हैं, मुझे उनका डेटा लेके उसको एनालाइज करना है। लेकिन वो करंट डेटा मुझे किसी सीएसवी में या एक्सेल में नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली वो किसी न किसी वेदर कास्टिंग वेबसाइट पे जाके मिलेगा। तो वो डेटा मैं कैसे वेबसाइट से स्क्रैप करूंगा ताकि मैं उसको सीएसवी या एक्सेल फाइल में सेव कर पाऊं और उसके बाद उस डेटा पे मैं आगे प्रोसीड कर पाऊं। इसे हम बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग, यानी कि कोई वेबसाइट जिस पे एक डेटा रखा हुआ है, वो डेटा हम कैसे स्क्रैप करेंगे और सेव करेंगे एक्सेल में या सीएसवी फाइल में ताकि हम उसमें आगे प्रोसीड करें। यहाँ पे पाइथन के दो मॉड्यूल होते हैं। एक होता है हमारे पास में ब्यूटीफुल सोप और एक स्क्रैपी होता है। ब्यूटीफुल सोप सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉड्यूल है और सबसे आसान तरीके से हम इससे वेब स्क्रैपिंग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम काम करने वाले हैं ब्यूटीफुल सोप के थ्रू। इसमें हमें बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस की जरूरत पड़ती है। वो मैं आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिक एचटीएमएल के टैग्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, और सीएसएस के क्या क्या क्लासेस होती हैं और ये किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, ताकि हम किसी भी एक वेब पेज को समझ पाए, ताकि हमें पता चले कि वेब पेज में डेटा कहाँ है जो हमें स्क्रैप करना है। तो ये हम उस टाइम पे देखेंगे। अब बात आती है नमपाई एरेज की। तो आपने सुना होगा कि पाइथन में हमारे पास एक मॉड्यूल है नमपाई नाम से। ये जब मैंने आपको पाइथन की क्लासेस दी थी तब भी मैंने आपको कई टाइम पे डिस्कस किया था इसके बारे में।
अगर बात करें हम यहाँ पे कि numpy की हमें क्या जरूरत पड़ती है, देखो numpy हमें तीन चीजें प्रोवाइड करता है मेनली। अगर हम बात करें दो चीजों की, तो सबसे पहला चीज आता है कि numpy हमें प्रोवाइड करता है एरेज, 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे। यानी कि हम बात करें मैट्रिक्स यानी कि डेटा का स्ट्रक्चर, numpy हमें हेल्प करता है टू वर्क विद 1D डेटा, टू वर्क विद 2D डेटा। ये हमें हेल्प करता है ये समझने में कि 1D डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम उस पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, 2D डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम उस पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, 3D डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम उस पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब बात करें, ये मैं जब नंपाई पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है, टुपल है, तो फिर हम नंपाई अरेज पे क्यों मूव कर रहे हैं। तो ये हम नंपाई जब पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। दूसरा, नंपाई जो हमें मेन चीज प्रोवाइड करता है जिसके लिए नंपाई जाना जाता है, नंपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। तो अभी सपोज करो मेरे पास एक डेटा है, मान लेते हैं मेरे पास एक एज कॉलम है, और मुझे इस एज कॉलम में से, इस एज कॉलम में हम मान लेते हैं 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 वैल्यूज हैं और मुझे कैलकुलेट करना है एवरेजेस। तो 5 वैल्यूज की एवरेजेस कैलकुलेट करना मैनुअली ये मेरे लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे बात करूं कि इस कॉलम में 5 की जगह 5000 वैल्यूज हैं, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है 5000 वैल्यूज की एवरेजेस कैलकुलेट करना, 5000 वैल्यूज को मैनुअली ऐड करना, फिर डिवाइड करना? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होगा भी तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर प्रोग्रामिंग का क्या फायदा हुआ। यानी कि numpy हमें प्रोवाइड करता है वो मैथमेटिकल फंक्शंस और वो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो हम अप्लाई करते हैं अपने डेटा पे टू परफॉर्म मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। अगर मुझे अपने डेटा में से कोई भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन निकालनी है, कोई भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो फंक्शंस मुझे कौन प्रोवाइड करता है? numpy। यानी कि जैसे मान लो मुझे एवरेज निकालना है, मुझे मीन निकालना है, यानी कि मुझे मोड निकालना है, मुझे मान लेते हैं मुझे जेड स्कोर कैलकुलेट करना है, मुझे डेटा का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ये सब चीजें क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ये सब स्टैटिस्टिकल टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है तो वो प्रीडिफाइंड फंक्शन किस मॉड्यूल में है? numpy। इसलिए numpy हमारे लिए काफी जरूरी है। तो numpy stand for numerical python which provide mathematical and statistical function to apply on the data। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल आता है pandas। pandas यूज होता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। अब मुझ डेटा पे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं, मैं डेटा पे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं, मैं डेटा का स्ट्रक्चर भी समझ सकता हूं, 1D 2D उस पर कैसे काम करेंगे मुझे ये भी समझ में आता है। लेकिन अब बात करते हैं कि डेटा को मैनिपुलेट कैसे करेंगे। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है? देखो, जब हमें डेटा मिलता है तो वो रॉ फॉर्मेट में होता है, उसका स्ट्रक्चर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। हमारे अकॉर्डिंग का मतलब ये कि डेटा को उस स्ट्रक्चर में बनाया जाता है ताकि मैं उसको इजीली उसमें से इंसाइट्स यानी कि इंफॉर्मेशन निकाल पाऊं। अगर डेटा का स्ट्रक्चर क्रिटिकल होगा, वो रॉ फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको स्टडी करना, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना उतना आसान नहीं रहेगा। तो डेटा को फॉर्मेट किया जाता है। और जब हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं तो डेटा को ग्रुपिंग भी करते हैं, डेटा की सॉर्टिंग करते हैं, डेटा की फिल्टरिंग करते हैं। ये सारी चीजें हम किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? पांडास। पांडास हमें प्रोवाइड करता है डेटा रीड करना, यानी कि मोर देन 15 टाइप्स ऑफ फाइल से आप डेटा रीड कर सकते हो पांडास के थ्रू। और पांडास के थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा को अपने फॉर्मेट में, यानी कि अपने अकॉर्डिंग, डेटा जब रॉ फॉर्मेट में था उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास। और इसे हम टेक्निकल टर्म में डेटा रैंगलिंग भी बोलते हैं। डेटा रैंगलिंग एक स्टेप होती है जिसमें यह सिखाया जाता है कि आप एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, यानी कि एक रॉ डेटा को, किस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड डेटा में, यानी कि एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए उसको कुछ कॉलम्स को हटाया जाता है, कुछ कॉलम्स को ऐड किया जाता है, नए कॉलम्स बनाए जाते हैं, कुछ रोज को डिलीट किया जाता है, कॉलम्स को रीनेम किया जाता है। तो ये सब हमें कौन सिखाता है? पांडा। जैसे कॉलम कैसे ऐड करेंगे, कॉलम कैसे डिलीट करेंगे, रो कैसे ऐड करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे, बहुत सारे हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं डेटा पे। और ये सारे फंक्शंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? पांडास।
इवन आप एक बार को अगर आप सोचें, अगर आप एक डेटा एनालिसिस या एक डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं एक कंपनी में, तो आपका ये पॉसिबल हो सकता है कि एक दिन ऐसा जा सकता है जब आप नमपाई पे काम ना करें, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जा सकता जब आप पांडाज पे काम ना करें। पांडाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा की विजुअलाइजेशन की। हमने डेटा को लिया, हमने डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, यानी कि रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब डेटा को एक्सप्लोर करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए हम हेल्प लेते हैं ग्राफ्स की। अब आप सपोज करो मैं आपको एक एक्सेल फाइल दूं और उसमें है हमारे पास में एक एज कॉलम। इस एज कॉलम में बहुत सारे एज ग्रुप के लोग हैं। एज ग्रुप का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज 30 है, 30 to 40 है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी 40 to 60 है। अगर इस कॉलम में 5000 डेटा है और मैं आपसे बात करता हूं कि बताओ मुझे किस ग्रुप ऑफ एज के लोग सबसे ज्यादा हैं इस डेटा में, क्या ये आपके लिए बिना किसी ग्राफ के बताना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। इसीलिए डेटा को हेल्प समझने के लिए, यानी कि डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग ग्राफ्स की हेल्प लेते हैं। और ये ग्राफ क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथन के दो मॉड्यूल, मैटप्लॉटलिब और सिबॉन। मैटप्लॉटलिब पाइथन का वो मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम डेटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि डेटा को विजुअलाइज करते हैं, यानी कि डेटा पे ग्राफ्स क्रिएट करते हैं। सिवॉन एक एडवांस मॉड्यूल है, जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, और इससे भी हम लोग ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये मैटप्लॉटलिब से थोड़ा सा एडवांस मॉड्यूल है। जब हम डेटा को विजुलाइज करते हैं तब इसी पॉइंट पे हमारे पास में आता है एक स्टेप जिसे हम बोलते हैं ईडीए, यानी कि एक्सप्लोरेटरी ऑफ डेटा एनालिसिस। ये डेटा साइंस की एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आती है। डेटा को रेंगल करने के बाद डेटा को विजुलाइज जब आप करते हैं, उस टाइम पे आप डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। आप सपोज करो मैं आपको एक डेटा सेट दूं और मैं आपसे उसमें से कुछ इंसाइट निकालने के लिए बोलूं। मैंने नहीं बताया क्या निकालना है, मैंने आपसे कहा स्टडी करो और उसमें से डेटा में से कुछ इंसाइट निकाल के आप मुझे दो। जब तक आप उस डेटा को स्टडी नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप उस डेटा को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक आप उस डेटा को प्रॉपरली नहीं समझेंगे, तब तक आप उसमें से कैसे इंसाइट्स निकालेंगे? तो ईडीए हेल्प करता है डेटा को एक्सप्लोर करने में, ताकि हम उस डेटा का हर एक पॉइंट समझ पाएं, तभी तो हम उसमें से इंसाइट्स निकाल पाएंगे। इसलिए ईडीए डेटा साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आगे बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। जो डेटा था हमारे पास में, हमने अब उस डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेके गए, हमने डेटा में से इंसाइट्स निकाले, हमने रिपोर्ट्स तैयार की। यहां तक का काम होता है डेटा एनालिसिस का। हमने डेटा को फॉर्मेट किया, हमने डेटा को विजुलाइज किया, पास्ट डेटा को हमने उस पे विजुलाइजेशन के बाद उसको एक्सप्लोर किया, इंसाइट्स निकाली, रिपोर्ट्स तैयार की, और वो रिपोर्ट्स हमने यानी कि आगे फर्दर यूज की। अब जो हमारे पास डेटा है, अब बात आती है डेटा साइंस की। यानी कि अब हम ये सब जो डेटा एनालिसिस है वो भी डेटा साइंस का ही पार्ट है। तो डेटा साइंस में अगर आप बात करेंगे तो डेटा साइंस में डेटा एनालिसिस भी आ जाता है, डेटा फीचर इंजीनियरिंग भी आ जाता है, और इवन मशीन लर्निंग भी डेटा साइंस का ही पार्ट होता है। अब बात आती है कि जो डेटा है हमारे पास में, उस डेटा को हमें रेडी करना है किसके लिए? मॉडल बिल्डिंग के लिए, यानी कि मशीन लर्निंग के लिए। क्योंकि जो डेटा हमें मिलता है उसमें कई सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसकी अगर मैं डायरेक्टली डेटा पे मॉडल बिल्डिंग करूंगा, तो जो प्रोडिक्शंस आएंगी, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं रहेंगे। तो उनमें से एक एग्जांपल के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। जब डेटा आपको मिलता है तो उस डेटा में बहुत सारा डेटा मिसिंग डेटा होता है। उस मिसिंग डेटा के बेसिस पे अगर मैं काम करूंगा, जैसे मान लो ये मेरा डेटा है, इसमें कुछ वैल्यूज प्रेजेंट है और कुछ वैल्यूज मिसिंग है, इसमें अगर हम बात करें, तो अगर हम इस डेटा को यूज करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग के लिए, तो जो रिजल्ट्स हमारे पास आएगा वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। कभी भी हम मिसिंग डेटा के साथ में आगे प्रोसीड नहीं करते। सबसे पहली स्टेप हमारे सामने आती है कि जो डेटा मिसिंग है हम उसको कैसे हैंडल करें। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने। पहला ऑप्शन होता है कि भाई जो डेटा हमारे पास में मिसिंग डेटा है, सबसे पहला है कि हम उसको डिलीट ही कर दें। लेकिन डिलीट करना हमेशा के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? सपोज करो मान लो इसमें 100 रो हैं और 100 रोज में से इस डेटा में से मेरे पास में 30 रोज का डेटा मिसिंग है।
अगर मैं उन 30 रोज को डिलीट कर दूंगा, यानी कि मैं 30% ऑफ माई डेटा, मैं इंफॉर्मेशन लूज कर रहा हूं। हो सकता है इसमें 30% में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं लूज कर रहा हूं। तो इसलिए हमेशा डिलीट करना उन रोज को जहां डेटा मिसिंग है इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। हम कब डिलीट कर सकते हैं, कैसे डिलीट करेंगे, वो सब आगे आने पे पढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन होता है इंप्यूट करना। इंप्यूट करना मतलब जहां डेटा आपका मिसिंग है उस जगह पे एक वैल्यू से उसको फिल करना। अब ये कौन सी वैल्यू से फिल करना, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहां हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं, और ये एल्गोरिदम्स डिपेंड करते हैं डेटा टू डेटा और उसके टाइप टू टाइप। उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं कि अगर डेटा इंटीजर है तो फिर हम वहां पे कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। अगर डेटा हमारा कैटेगोरिकल यानी कि स्ट्रिंग डेटा है तो फिर कौन सा मैथमेटिकल कौन सा एल्गोरिदम हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा पे वो स्ट्रिंग डेटा पे नहीं कर सकते। जैसे मीन मीडियन अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल पे, लेकिन मीन मीडियन स्ट्रिंग डेटा पे थोड़ा ही अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए हमारे पास में सबसे पहली जो स्टेप आती है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी कि हम डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं किसके लिए, मॉडल बिल्डिंग के लिए। तो सबसे पहली स्टेप क्या आती है, हैंडल करना मिसिंग वैल्यूज को। इसमें दो चीजें हैं, या तो हम डिलीट कर सकते हैं या फिर उनको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि फिल कर सकते हैं किसी दूसरी वैल्यू से। अब वो दूसरी वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फीचर स्केलिंग। अब देखो फीचर किसके बोलते हैं, वैसे बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेंगी। जो हमारे डेटा में कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, एज कॉलम है, जेंडर कॉलम है, इन कॉलम्स को हम लोग डेटा साइंस में फीचर्स बोलते हैं। तो फीचर स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन टू फीचर्स आर नॉट इन द सेम स्केल, तब हम उनको सेम स्केल में करते हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, जब हम मॉडल बिल्डिंग करते हैं तो हमारे अगर दो कॉलम्स का स्केल डिफरेंट है, स्केल डिफरेंट का क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि ये एक कॉलम है एज, जिसमें वैल्यूज हैं 2 डिजिट की, जैसे 23 है, 45 है, 69 है, इस तरीके से 2 डिजिट की वैल्यूज रखी हुई हैं। सो द रेंज ऑफ एज इज कि 18 से लेके, यहाँ पे जो डेटा है एज कॉलम में, वो वैल्यू है 18 से लेके और 80 तक। मतलब 18 इज द लोएस्ट वैल्यू एंड 80 इज द हाईएस्ट वैल्यू। ये जो नेक्स्ट कॉलम है ये है सैलरी। सैलरी में हमारे पास सैलरी है, जैसे 15,000 है, 20,000 है, 1.5 मिलियन है, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज है। यहाँ की रेंज हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 15,000 से लेके और हमारे पास में मान लेते हैं 3.2 मिलियन तक, ऐसे करके मान लेते हैं 3.5 मिलियन, कुछ भी मान लो। तो आप देखेंगे कि एज कॉलम की जो रेंज है वो और सैलरी कॉलम की जो रेंज है वो दोनों बिल्कुल इस सेम स्केल में नहीं है, ये दोनों ही डिफरेंट स्केल में है। अब अगर आप मीन मीडियन कैलकुलेट करेंगे इसका बिल्कुल अलग आएगा, आप मीन मीडियन इसका निकालेंगे इसका बिल्कुल अलग निकल के आएगा। अगर हम ऐसा डेटा कभी भी अपना मशीन लर्निंग में, मॉडल बिल्डिंग में यूज करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी आप देखेंगे, उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है मॉडल की, वो बिल्कुल लो रहती है। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल हम क्या करते हैं, इस तरीके के डेटा को सेम स्केल में लेके आते हैं। और सेम स्केल में लाने के लिए हमारे पास में दो एल्गोरिदम है, पहला स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा नॉर्मलाइजेशन। ये कैसे काम करते हैं, कब काम करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये सब प्रैक्टिकली हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा आइडिया लो कि हम पढ़ने वाले क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, मेन सिर्फ इतना। बाकी का सब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्या रहेगा, फीचर स्केलिंग, जिसमें जब दो फीचर सेम स्केल में नहीं है, जैसे कि ये और ये, तो हम उसको सेम स्केल में करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में फाइंडिंग एंड हैंडलिंग आउटलायर्स। अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे बात करूं कि आउटलायर होता क्या है, आउटलायर होती है एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती है हाईएस्ट साइड में और एक्सट्रीम वैल्यू हो सकती है लोएस्ट साइड में। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो ये फिर से एज कॉलम है, इस एज कॉलम में जो लोएस्ट एज है वो है 18 और जो हाईएस्ट एज है वो है 80। तो इस तरीके से इसमें वैल्यू रखी हुई है।
मान लेते हैं इसमें एक एज है जो है 2, और मान लेते हैं इसमें एक एज है जो कि 200 है। तो ये जो 2 है लोएस्ट साइड में, और जो 200 है हाईएस्ट साइड में, ये दो वैल्यूज जो हैं वो आउटलायर हैं। आउटलायर हमेशा इंटीजर डेटा में ही नहीं रहते, स्ट्रिंग डेटा में भी आउटलायर्स रहते हैं। इन आउटलायर से होता क्या है, अब आप सोचो, मैं अगर अपने एज कॉलम की कैलकुलेट करूं एवरेज वैल्यू, हमारे यहाँ डेटा साइंस में और डेटा एनालिटिक्स में मीन, मीडियन, मोड, जिसे हम लोग स्टैटिस्टिकल में तीन चीजें होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है मीन और मीडियन इंपैक्ट होता है। अब सोचो एक वैल्यू, अगर मैं इस 200 को हटा दूंगा तब मीन आप सोचो कितना कम आएगा, और अगर इस 200 को देखूंगा तो इसकी वजह से मेरा मीन कितना चेंज होगा। इसलिए हमारे सामने, अगर हम आउटलायर्स के साथ फिर से आगे प्रोसीड करेंगे, तो फिर से हमारी जो एक्यूरेसी रहेगी मॉडल की वो फिर से लो रहेगी। इसीलिए क्योंकि उसका मीन मीडियन एक्यूरेट नहीं होगा, और वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। तो हमें इस तरीके के आउटलायर्स को डेटा में से ढूंढना होता है, क्योंकि डेटा ऑब्वियसली करेक्ट नहीं होता, और उनको ढूंढ के डिलीट करना होता है। इसे हम बोलते हैं फाइंडिंग एंड हैंडलिंग आउटलायर्स। सो वी हैव टू फाइंड देम एंड वी हैव टू रिमूव देम। कई बार ये आउटलायर्स हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको एक सिनेरियो समझाता हूं। हमेशा ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, कई बार ये हमारे लिए बड़े हेल्पफुल भी रहते हैं। जैसे एक क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है, उनमें से कोई एक ट्रांजैक्शन है जो बाकी की ट्रांजैक्शन से बिल्कुल एक्सट्रीम है। उस ट्रांजैक्शन को हम लोगों को डिटेक्ट करना होता है कई बार, और वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिस पे बैंक वाले ध्यान देना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये इतनी एक्सट्रीम ट्रांजैक्शन क्यों हुई। वहां पे हमारे लिए आउटलायर्स हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से आउटलायर्स के साथ हम काम करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारे पास में इनकोडिंग। देखो, जब भी हम मशीन लर्निंग में कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं, तो जो भी हमारे पास में मॉडल हैं, जितने भी मशीन लर्निंग के, हर मशीन लर्निंग का मॉडल इनिशियली कोई ना कोई मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, अब तक आपको इतना समझ में आना चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद में, कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे ही लगा सकते हैं। हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कभी भी स्ट्रिंग डेटा पे नहीं कर सकते, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो डेटा हमारे पास है, उस डेटा में आप देखेंगे तो एक जेंडर कॉलम भी है, आप देखेंगे उस डेटा में एक सिटी कॉलम भी है, आप देखेंगे उस डेटा में बहुत सारे अदर कॉलम भी हैं जिनमें स्ट्रिंग वैल्यूज रखी हुई है। जैसे कि एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है यस और नो, इस तरीके से कोई कैटेगरी रखी हुई है उस डेटा के अंदर। हम इस तरीके का डेटा डेटा डायरेक्टली कभी भी मशीन लर्निंग में मॉडल बिल्डिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही ऐसा डेटा मैं किसी भी मॉडल को फीड करूंगा, तुरंत मुझे एरर आ जाएगी, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर सकता कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इस डेटा पे। इसलिए इस डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। इस डेटा को हम लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे जेंडर कॉलम है, तो इसमें जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, सो मेल एंड फीमेल इज द कैटेगरी, इसलिए इसको कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं। तो इस तरीके का जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, न्यूमेरिकल डेटा में। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। अब इनकोडिंग की कई सारी अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं। अगेन फिर से आता है कि कॉलम टू कॉलम और डेटा टू डेटा, जैसे वन हॉट इनकोडिंग है, लेबल इनकोडिंग है, ऑर्डिनल इनकोडिंग है, बाइनरी इनकोडिंग है। ये अलग अलग तरीके की इनकोडिंग है, ये एक एक करके हम समझेंगे कब हमें कौन सी किस डेटा पे अप्लाई करनी है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी भी डेटा साइंस में एक फिक्स टर्म नहीं होती। फिक्स टर्म का मतलब है कोई एक फिक्स एल्गोरिदम नहीं होता कि हर डेटा पे यही एल्गोरिदम आप अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स होते हैं, और हर एल्गोरिदम को हर डेटा की सिचुएशन के बेसिस पे यूज किया जाता है। यहाँ पे एक स्टेप और थी ऊपर जो मैंने आप छोड़ दी थी उस टाइम पे, फीचर सिलेक्शन। ये भी हम परफॉर्म करते हैं बिफोर मूविंग टू मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग। फीचर सिलेक्शन क्या होता है? तो मान लेते हैं एक डेटा है, उस डेटा में 200 कॉलम है। अगर मैं ये सारे 200 कॉलम यूज करूंगा मॉडल को बिल्ड करने के लिए, और अगर मैं इसमें से अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव कर दूं,
मैं देख रहा हूं कि मैं जब 200 कॉलम यूज कर रहा हूं तब भी परफॉर्मेंस वही है, और मैं इसमें से अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव कर रहा हूं तब भी परफॉर्मेंस वही है। तो मैं यानी कि लेस कॉलम्स फीड कर रहा हूं। अगर मैं किसी भी मॉडल को लेस कॉलम्स फीड करूंगा तो वो ऑब्वियसली लेस टाइम कंज्यूम करेगा और मेमोरी भी लेस कंज्यूम करेगा। इस तरीके से हम मॉडल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं फीचर सिलेक्शन में, यानी कि उन अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा कॉलम अननेसेसरी है, कौन सा नेसेसरी है, ये सब हम जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। अब इसके बाद में मशीन लर्निंग रखा गया है यहाँ पे। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, तो जो 80% काम है एक डेटा साइंटिस्ट का, वो इस सारे में जाता है, यानी कि फीचर इंजीनियरिंग में। जहां आप अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं, यानी कि डेटा रेंगलिंग, यानी कि आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं। आप उस डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं मॉडल बिल्डिंग के लिए, और इसी में हमारा 80% टाइम जाता है। बाकी का 20% मॉडल बिल्डिंग में उसकी टेस्टिंग में जाता है, लेकिन 80% डेटा डेटा को तैयार करने में, यानी कि प्री प्रोसेस करने में हर डेटा साइंटिस्ट का टाइम स्पेंड होता है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टेप होती है। अब आगे बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो हम सब जानते हैं मशीन लर्निंग 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है वो सब आगे देखेंगे, अभी नहीं डिस्कस करते। तो मशीन लर्निंग एंड उसके एल्गोरिदम्स, हर कैटेगरी ऑफ मशीन का अपना एल्गोरिदम होता है। उसका इनिशियल वर्किंग क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे काम करती है, कैसे मॉडल बनाते हैं, कैसे मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। एक और चीज जो मैंने इसमें रखी है वो है एनएलपी। आपको कभी भी डेटा साइंस में आप देख लेना, या तो वो डेटा साइंस प्लस मशीन लर्निंग होगा, फिर उस हिसाब से फीस को बढ़ा दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा ये पूरा मशीन लर्निंग है, बट ये मशीन लर्निंग का 25% पार्ट मैंने रखा हुआ है। अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो उसमें आगे और डीप लर्निंग ऐड करके हम बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन पहले इतना हमें समझ में आए वो बहुत जरूरी है। इसमें कभी भी आपको डेटा साइंस में एनएलपी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैंने यहाँ पे ये भी रखा हुआ है। एनएलपी आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एनएलपी यूज होता है। अब ये एनएलपी क्या है, मैं आपको मोटी मोटी भाषा में समझाता हूँ। इसे हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज को आप कैसे प्रोसेस करेंगे, ये हमें एनएलपी सिखाता है। ह्यूमन लैंग्वेज 3 तरीके की होती है। पहला, टेक्स्ट डेटा, उसे हम कैसे प्रोसेस करेंगे। दूसरा, वीडियो का डेटा, उसे हम कैसे प्रोसेस करेंगे। और तीसरा, वॉइस डेटा, उसे हम कैसे प्रोसेस करेंगे। तो आप देखेंगे रियल वर्ल्ड में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो एनएलपी बेस्ड क्रिएटेड होती हैं। इसमें टेक्स्ट माइनिंग आता है, ठीक है, आपने सुना होगा डेटा माइनिंग या टेक्स्ट माइनिंग। तो इसमें टेक्स्ट माइनिंग भी आता है हमारे पास में। तो आपने देखा होगा कि जैसे चैटबॉट एप्लीकेशन होती हैं जितनी भी, आ, शायद आई थिंक आपने कहीं ना कहीं चैटबॉट एप्लीकेशन ऑब्वियसली देखी होगी। बैंक वाली बहुत सारी साइट हैं जहां पे चैटबॉट एप्लीकेशन होता है ना, मे आई हेल्प यू। इवन आप देखेंगे तो आजकल तो ये स्विगी वगैरह, यहाँ पे भी चैटबॉट एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, ये एनएलपी बेस्ड होती है। सीरी, एलेक्सा, ये सब जो वॉइस डेटा को प्रोसेस करता है, वहां भी एनएलपी यूज होता है आपका। जो वीडियो में डेटा होता है उसे, यानी कि आपका जो फेस रिकॉग्नाइजेशन, इस तरीके की चीज है। एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग रिकॉग्नाइजिंग ए फेस, बट द डेटा कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग दैट डेटा इज ए डिफरेंट थिंग। और ये हमें एनएलपी सिखाता है, यानी कि हम ह्यूमन लैंग्वेज को, यानी कि जो डेटा है हमारे पास में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, जो डेटा हमारे पास है, हम उस डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे और उस डेटा को कैसे आगे यूज करेंगे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे ईडीए पे। नॉट ओनली, ये तो कुछ लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यही फिक्स प्रोजेक्ट हमें करने हैं। मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके दिखाऊंगा। इवन मैं आपको वो टर्मिनोलॉजी पे भी काम करके दिखाऊंगा जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किसी भी डेटा साइंस यानी कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, ये कभी भी आपको कोई भी डेटा साइंस के कोर्स में नहीं सिखाता। तो हम कैसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे,